वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी की जो प्री के लिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हम इसकी 4th वीडियो डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी चैनल के ऊपर प्रैक्टिस सेट की सिर्फ 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसके अंदर हमने 124 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो भी हमारे चैनल से नया जुड़ा है उसको पता होना चाहिए कि हम बहुत लंबे टाइम से इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस होती है वो आपकी इकोनॉमिक्स की नॉलेज को इम्प्रूव करती है। और हम बहुत लंबे टाइम से इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। आपको हमारे चैनल के ऊपर एचपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, वो क्वेश्चन पेपर भी सोल्व मिल जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर में किस तरह क्वेश्चंस आए हैं उनको कैसे आपको सोल्व करना है वो वीडियो भी मिल जाएगी। एचपीएससी का रीसेंट सिलेबस भी मिल जाएगा। और ये जो 3 से 4 वीडियोस हम प्रैक्टिस सेट की स्टार्ट कर चुके हैं ये भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का आपका नेम रहेगा एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम इकोनॉमिक्स बाय डीडी है, जहाँ पर हम आपको जो भी टॉपिक यहाँ डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सोशल कॉस्ट आर द सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड। अब यहाँ आपसे सोशल कॉस्ट, जो समाज एक लागत उठाता है, उसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो सोशल कॉस्ट के अंदर प्राइवेट कॉस्ट होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉस्ट तो प्रोड्यूसर को उठानी पड़ती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट बनाने में जो उसकी लागत आएगी खुद की, जैसे कच्चा माल, तो ये सब उसकी क्या हो जाएगी, प्राइवेट कॉस्ट हो जाएगी। प्लस अब सोशल कॉस्ट क्या है, सामाजिक लागत। सामाजिक लागत का मतलब क्या है, यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन को ही पढ़िए कि जो इकोनॉमिक डैमेज सोसाइटी को उठाना पड़ता है प्रोड्यूसर की वजह से, वो इसमें शामिल कर दो। ठीक है, नेट इकोनॉमिक डैमेज जो कि इफेक्ट करता है अदर्स को। आपने एक्सटर्नैलिटी में कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना सोशल कॉस्ट का, कि प्रोड्यूसर को अपनी कॉस्ट के अंदर प्राइवेट कॉस्ट तो इंक्लूड करनी चाहिए जो उसके आउटपुट को बनाने में आती है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से जो सोसाइटी को होने वाला डैमेज है, जो लॉस है, उसको भी उसे उसके अंदर शामिल करना चाहिए। तो इसीलिए सोशल कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट के साथ साथ इकोनॉमिक डैमेज भी आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। द मोर नियरली परफेक्ट मार्केट इट इज स्ट्रोंगर द टेंडेंसी फॉर सेम प्राइस टू बी पेड फॉर सेम थिंग। यहाँ पर बोला गया है, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। मैं आपको स्टेटमेंट समझा देती हूँ। स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक नियरली परफेक्ट जो मार्केट होती है उसमें क्या देखा जाता है कि सेम प्रोडक्ट होता है और सेम प्रोडक्ट के लिए सब लोग सेम प्राइस दे रहे हैं। और यहीं सिर्फ एक ही मार्केट में सेम प्राइस नहीं दिया जाता, बल्कि जितनी भी मार्केट्स हैं, जितनी भी मतलब हमारे देश, मतलब जितनी भी मार्केट्स मान लो एक देश में है, उन सभी मार्केट्स में उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, सेम है। और ये डेफिनेशन परफेक्ट कंपटीशन की है, ये किसने दी है। अब आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन ही एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, प्राइस डिसाइड पहले से हो चुका होता है, उस एक प्राइस पर डिफरेंट मार्केट में वही प्रोडक्ट सेम प्राइस पे बिक रहा होता है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन तो है। तो यहाँ आपसे ये पूछा है कि ये डेफिनेशन जो है वो किसने दी है। तो ये जो डेफिनेशन दी थी ये प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व द अमाउंट स्पेंड बाय अ कंज्यूमर ऑन अ गुड्स। अब यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है आपका जो होने वाला चेंज है वो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आपकी इलास्टिसिटी क्या है, डिमांड की यूनिटरी है, तो अमाउंट एक कंज्यूमर कितना जो है स्पेंड करता है गुड्स पर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल दिया कि रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा व्हेन प्राइस चेंज, किया जाने वाला खर्च सेम रहेगा अगर आपका प्राइस चेंज भी होता है। इंक्रीज व्हेन प्राइस चेंज, या फिर खर्च जो है जो कंज्यूमर खर्च करता है वो इंक्रीज हो जाएगा जब प्राइस चेंज होगा, या डिक्रीज हो जाएगा व्हेन प्राइस इंक्रीज, या डिक्रीज व्हेन प्राइस डिक्रीज। अब हमें क्या पता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है, कि प्राइस में चेंज होने से खर्च में इतना चेंज होता है कि जो किया जाने वाला खर्च जो होता है सेम रहता है। जैसे यहाँ पर प्राइस इतना चेंज हुआ, क्वांटिटी में भी सेम चेंज होगा, और टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा ना आपका वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा है, टोटल एक्सपेंडिचर ही तो पूछा है। जैसे मैं ये कहूँ जब 5 रुपये प्राइस था
तो मैं 6 कमोडिटी खरीदती थी और कंज्यूमर द्वारा किया जाने वाला खर्च टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 30 था। फिर क्या हो जाता है, फिर प्राइस हो जाता है 6, तो मैं अपनी क्वांटिटी घटा देती हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है, 30। तो ये जो 30 है यहीं पर तो मेरी जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आएगी। क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड द अमाउंट स्पेंड बाय अ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर खर्च करता है वो क्या रहता है। अब देखो यहाँ प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज हुआ है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है। अगर आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, यहीं पर आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारा टोटल खर्च रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है जब हमारा प्राइस चेंज होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपने ये डायग्राम भी देखा होगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में बनाते हैं, यहीं पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है और यहीं पर आपकी इलास्टिसिटी भी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इज AR। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कब, मतलब किस चीज़ की सिचुएशन होती है, MCMR इक्वल है और AR और MR। अब आपको पता है क्या होता है, AR और MR दोनों बराबर आपके कब होते हैं। सबसे अच्छा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है, AR और MR आपका कब बराबर होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही एक ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर आपका AR और MR क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको ये बताना है कि ये किसका इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पर आप देखिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फर्म इन लॉन्ग रन पीरियड की लॉन्ग रन की है, या एक फर्म के इक्विलिब्रियम की अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट तो नहीं क्योंकि परफेक्ट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या फिर शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हमें इस कंडीशन से ये तो पता लग गया कि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन को दिखाता है। अब ये वाले सारे ऑप्शंस आपके क्या हैं, बाकी दिए गए सारे के सारे ऑप्शंस आपके क्या है, गलत है। अब आपको सिर्फ चूज किस में से करना है, ऑप्शन नंबर सी और डी में से, क्योंकि ये दो ही हैं जो परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन या शॉर्ट रन पीरियड में इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, दोनों ही इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं। लेकिन जब आपका MCMR भी इक्वल है और AR और MR दोनों ही बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है एक फर्म का अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, ना कि आप डी के साथ जाओगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलता है हमारा यहाँ से, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए ना, शॉर्ट रन मोनोपोलिस्ट मतलब एक अधिकारी को लाभ होता है, शॉर्ट रन में भी मोनोपोलिस्ट को क्या होता है, असामान्य लाभ भी होता है, सामान्य लाभ भी होता है और हानि भी होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि शॉर्ट रन में भी मोनोपोलिस्ट जो होता है वो लाभ कमाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर दूसरा जो ऑप्शन जो हम पहले पढ़ेंगे, थर्ड ऑप्शन को देखो, अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिमांड की इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट मार्केट में। अब मोनोपोली के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं कि एक कंज्यूमर से कुछ प्राइस लिया जा रहा है, दूसरे से कुछ प्राइस लिया जा रहा है। तो जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं तो जो डिमांड की इलास्टिसिटी होती है हर एक मार्केट में डिफरेंट होती है, कहीं डिमांड लेस इलास्टिक होती है, कहीं पर डिमांड मोर इलास्टिक होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही है। अब जो गलत स्टेटमेंट है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया है, द इम्पोजिशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस एट अ पॉइंट वेयर मोनोपोलिस्ट शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट हिज डिमांड कर्व और मोनोपोलिस्ट को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। वो ये कह रहा है, ये आपका मोनोपोली का AR कर्व हो गया, ये मोनोपोली का आपका MR कर्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करता है डिमांड कर्व को, तो उस टाइम पर मोनोपोलिस्ट जो होता है उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। और ये जो जब आपका यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है डिमांड के, तो मोनोपोलिस्ट को जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम प्राइस है जो वो चार्ज करता है। अब हम डायग्राम से देख लेते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। हमने AR बनाया, हमने MR बनाया, ये हमारा MC गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट गया। अब इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है, MC इज इक्वल टू MR, ये वाला पॉइंट ऊपर जाता है, ये प्राइस डिसाइड होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, वो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस जो हम आज तक डिसाइड करते आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस वहाँ डिसाइड होगा जहाँ पर आपका जो डिमांड कर्व है मार्जिनल कॉस्ट कर्व को टच करता है। यहाँ पर ये देखें,
ये कह रहा है ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होना चाहिए। P1 तो हमने मोनोपोलिस्ट के हिसाब से डिसाइड किया है, लेकिन ये जो P2 प्राइस है जो मैंने डिसाइड किया है ये इस ऑप्शन के हिसाब से। और ये क्या कहता है, P2 प्राइस पर जो मोनोपोलिस्ट है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, मोनोपोलिस्ट को कहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं? जहाँ MCMR कट करेगा। और ये P1 जो प्राइस हमने डिसाइड किया था ये तो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन को दिखा रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, प्राइस वो होना चाहिए जो कि डिमांड इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट के। जब हम डिमांड और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल करते हैं तो आपका P2 प्राइस आता है। P2 प्राइस पर उसके प्रॉफिट मैक्सिमम हो नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम तो उसके P1 पर होंगे, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आपको जो गलत ऑप्शन है उसकी इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए, इसलिए टाइम लगा है थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को क्या मानेंगे, गलत मानेंगे कि एक मोनोपोलिस्ट उस टाइम मैक्सिमम प्राइस होता है उसका जब उसका शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करता है डिमांड कर्व को और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर बोली गई ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ आपका नॉट करेक्ट में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या होता है? मैनी फर्म्स होती हैं किसी चीज़ को बनाने वाली और उनका प्रोडक्ट किसी ना किसी रंग रूप डिज़ाइन में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता है तो उसमें हम क्या नहीं कर सकते, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को कैन बी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो होता है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैन नॉट बी डिफाइन या डिफाइन। अब आप देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर एक फर्म जो होती है उसका एवरेज रिवेन्यू ऐसा होता है, और हर एक फर्म जो फर्म होती है उसका प्रोडक्ट दूसरे से क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, रंग रूप डिज़ाइन में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण होता है कि प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व को डिफाइन जो है वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की में ऑप्शन नंबर बी कि लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व को डिफाइन नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको समझने पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बोली गई हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट को देखिए, ऑन द वे गवर्नमेंट कैन इंड्यूस मोनोपोलिस्ट टू एक्सपैंड हिज आउटपुट बाय इम्पोजिंग प्राइस सीलिंग टू मेक मोनोपोलिस्ट लोअर हिज प्राइस। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि मोनोपोलिस्ट जो होता है, जो एक अधिकारी होता है, सरकार उस पर दबाव डालती है कि वो प्राइस सीलिंग लगाए, प्राइस सीलिंग लगा ले और प्राइस सीलिंग लगाने के बाद अपने आउटपुट को एक्सपेंड करे। मैं आपको एक चीज़, इसको मैं परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। आपको प्राइस सीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आ जाएगा और चारों ऑप्शंस भी समझ आएंगे। ये आपका डिमांड, ये आपका सप्लाई कर्व, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्या कह रही है गवर्नमेंट कि प्राइस सीलिंग लगाओ। तो प्राइस सीलिंग क्या होती है कि एक मिनिमम प्राइस जो कि प्रोड्यूसर जो है चार्ज कर सकता है। तो प्राइस सीलिंग क्या होती है, जो कि एक मिनिमम प्राइस जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे डिसाइड होती है। अब यहाँ देखो, गवर्नमेंट ने कहा प्राइस सीलिंग लगा दो, लगा दी सीलिंग। प्राइस सीलिंग लगाने से अब क्या होगा, अब जो पहले था, पहले कितने पे प्रोडक्ट बेचा जा रहा था, पहले P1 प्राइस सेट किया जा रहा था और ये आउटपुट को Q1 बेचा जा रहा था। अब प्राइस सीलिंग लगा दी गई है। अब जो कंज्यूमर है उनके लिए चीज़ें हो गई हैं सस्ती हो गई हैं। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। ऐसे में गवर्नमेंट का ये तरीका बिल्कुल सही है। वो मोनोपोलिस्ट को क्या कह रही है, मोनोपोलिस्ट को कह रही है कि प्राइस सीलिंग लगा लो, और प्राइस सीलिंग लगाकर और प्राइस हो गया सस्ता कंज्यूमर के लिए। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और आप अपने आउटपुट को प्राइस को कम रख के और आउटपुट को ज़्यादा बेच सकते हो और ज़्यादा उत्पादित कर सकते हो। तो यहाँ पर बोली गई फर्स्ट ऑप्शन में बात बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन तो आपका इक्विलिब्रियम की पोजीशन को शो कर रहा है कि MC इक्वल है MR के और AC और AR इक्वल है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो करता है कॉम्पिटिटिव फॉर्म में, तो ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन को देखिए, थर्ड ऑप्शन क्यों सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन में बोला क्या गया है, ऑन द वे गवर्नमेंट क्या कह रही है कि मोनोपोलिस्ट को कि वो अपना आउटपुट एक्सपैंड करे बाय इम्पोजिंग अ प्राइस फ्लोर। अब आप बताओ, जब गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर लगाए, प्राइस सीलिंग क्या होती है कि जो प्राइस मिनिमम लगाया जाए, प्राइस फ्लोर क्या होता है,
प्राइस फ्लोर मतलब एक मैक्सिमम प्राइस, ये प्राइस फ्लोर लगा दिया, प्राइस फ्लोर, ठीक है। अब इस थर्ड ऑप्शन में बोल रही है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है मोनोपोलिस्ट को कि प्राइस हमने फ्लोर लगा दिया और आप क्या करो, इस प्राइस फ्लोर पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बेच पाओगी। क्या ये पॉसिबल है? आप खुद बताओ। एक इक्विलिब्रियम प्राइस था P1, ये इक्विलिब्रियम प्राइस था, लेकिन गवर्नमेंट ने मोनोपोलिस्ट को क्या सलाह दी कि प्राइस फ्लोर लगा दो। प्राइस फ्लोर लगाने से चीज़ें तो पहले से और महंगी हो गई हैं, महंगी होने से कंज्यूमर उसको परचेज नहीं कर पाएगा। अब वो कंज्यूमर परचेज नहीं कर पाएगा तो उसकी बिकेगी, जो प्रोड्यूसर है उसके प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो क्या वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर पाएगा? तो यहाँ ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी कि अगर मोनोपोली प्राइस फ्लोर लगाता है और वो अपना क्या कर पाता है और प्राइस को राइज करके वे अपने आउटपुट को एक्सपैंड कर सकता है, उसका आउटपुट नहीं बिकेगा क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन में बोली गई बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही है, सेकंड आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन को पढ़िए। ऑन द वे गवर्नमेंट क्या करती है, ये भी आपका गलत था। ऑन द वे गवर्नमेंट क्या कह रही है मोनोपोलिस्ट को कि अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक टैक्स लगा दो मोनोपोलिस्ट के आउटपुट पर। अब एक बात बताओ, एक मोनोपोलिस्ट जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, अगर गवर्नमेंट उस पर एक स्पेसिफिक टैक्स लगा देती है तो मोनोपोलिस्ट जो आउटपुट बना रहा है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाने से वो अब उतनी सप्लाई नहीं कर सकता जितनी वो टैक्स लगने से पहले कर सकता था। तो स्पेसिफिक टैक्स लगाने से मोनोपोलिस्ट का तो आउटपुट कम हुआ है, ना कि बढ़ा है। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शंस में कि प्राइस फ्लोर लगा लो तो आप अपने आउटपुट को एक्सपैंड कर सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक टैक्स लगाकर मोनोपोलिस्ट ज़्यादा बेच सकता है, दोनों ही बातें गलत हैं। तो इसीलिए आपके यहाँ जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और बी आपका यहाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट जो है वो इक्वल है एवरेज रेवेन्यू के, एंड एवरेज रेवेन्यू इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के, और एवरेज कॉस्ट जो है इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के। अब ये बताओ ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को ही तो दिखाती हैं। तो आप इनमें से देखो क्या चीज़ें क्या सही है, ये कंडीशन कहाँ है। ये कंडीशन लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम में मोनोपोली में होती है, या शॉर्ट रन पीरियड में फर्म अंडर ओलिगोपोली में होती है, या फिर ये लॉन्ग रन पीरियड के इक्विलिब्रियम में होती है, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में होती है, या शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है फर्म का अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब आपको पता है AR, MR, MC ये सब आपका बराबर कब होता है, ये वाली सिचुएशन तब होती है जब आपका लॉन्ग रन टाइम पीरियड हो, लॉन्ग रन टाइम पीरियड हो और साथ साथ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको AR, MR, MC सब एक दूसरे के बराबर मिलेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ कि लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि वो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होनी चाहिए। तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन राइट है, तो इसीलिए आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134, एट अ पर्टिकुलर प्राइस देयर इज नो फोर्स टू ट्रेंड टू मूव आइदर अप एंड डाउन। पर्टिकुलर क्या कह रहा है कि एक ऐसा पर्टिकुलर प्राइस है जिस पर, मान लो एक पर्टिकुलर प्राइस है जिस पर ना तो आपका क्वांटिटी ऊपर हो रहा है ना ही नीचे हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपका एक ऐसा इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो एक पर्टिकुलर प्राइस, इस एक पर्टिकुलर प्राइस पर ना तो आप ऊपर जाते हैं ना ही आप नीचे आते हैं, तो ये प्राइस कौन सा होता है, ये आपका इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तो हम क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर प्राइस पर देयर इज नो टेंडेंसी टू मूव आइदर अप, ना तो ऊपर जाने का कोई चांस है ना ही नीचे आने का कोई चांस है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है एक फर्म की। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में कौन सी सिचुएशन ट्रू है। परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि प्राइस इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ मोनोपोलिस्ट
इन अ मोनोपोलिस्ट में जब आपका एवरेज टोटल कॉस्ट और प्राइस इन कौन से टाइम पीरियड में इक्वल होता है, ये कह रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट और आपका प्राइस मोनोपोलिस्ट की सिचुएशन में कब बराबर होते हैं। ये आपके शॉर्ट रन में बराबर होते हैं, लॉन्ग रन में बराबर होते हैं, या लॉन्ग रन का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है तब आपका टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और प्राइस बराबर होते हैं। तो जब आपने देखा है, जब इसका डायग्राम हम बनाते हैं इस तरीके से, तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पर ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट और प्राइस आपका लॉन्ग रन में जो है बराबर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी नहीं। अब यहाँ देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो मोनोपोलिस्ट है, डिफरेंट मार्केट विल एडजस्ट हिज सेल इन टू मार्केट सो डैट मार्जिनल रिवेन्यू इन ईच मार्केट मस्ट बी इक्वल टू MC। ये बात तो बिल्कुल सही है। आपने डिफरेंशिएटिंग मोनोपोली पढ़ी है कि जिसके अंदर हम प्राइस डिसाइड करते हैं, और डिफरेंशिएटेड मोनोपोली क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर हर मार्केट में जो प्राइस होता है अलग अलग ले रहा होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म क्या करती है कि जो डिफरेंट मार्केट होती हैं उनको इस तरीके से एडजस्ट करती है कि हर मार्केट से मिलने वाली जो मार्जिनल रिवेन्यू है, मार्जिनल रिवेन्यू एक मार्केट से, मार्जिनल रिवेन्यू दूसरी मार्केट से किसके बराबर होती है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो क्या है, राइट है। सेकंड को पढ़ते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट इन सेपरेट मार्केट विल नॉट एडजस्ट हिज सेल। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट है वो अपनी सेल को एडजस्ट नहीं कर सकता, ये तो गलत बात है। यहाँ ऊपर वाले में क्या बोला था उसने कि वो अपनी सेल को इस तरह से एडजस्ट करता है कि दोनों से मिलने वाला मार्जिनल रिवेन्यू बराबर हो जाता है। जहाँ मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा है वहाँ प्रोडक्ट को बेचता है, जहाँ मार्जिनल रिवेन्यू कम है वहाँ से प्रोडक्ट निकालता है। तो ये तो गलत है कि वो एडजस्ट नहीं कर सकता। अगला ऑप्शन पढ़िए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट इन सेपरेट मार्केट विल एडजस्ट हिज सेल इन टू मार्केट सो डैट मार्जिनल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विल ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। थर्ड ऑप्शन में ये बोल रहा है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो इस तरीके से अपने आउटपुट को एडजस्ट करता है कि हर एक मार्केट से उसे मिलने वाला मार्जिनल रिवेन्यू क्या रहे, ग्रेटर रहे उसकी मार्जिनल कॉस्ट से। अब आप एक बात बताओ, जब वो क्या करता है अपनी मार्जिनल रिवेन्यू को एडजस्ट कर रहा होता है तो उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो ये होती है ना कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होगी। तो ये भी नहीं हो सकता कि मार्जिनल रिवेन्यू उसका ग्रेटर रहे मार्जिनल कॉस्ट से। अगले में देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म सेपरेट मार्केट में सेल को इस तरह से एडजस्ट करती है कि मार्जिनल रिवेन्यू उसका कम रहे, मार्जिनल कॉस्ट उसकी ज़्यादा है। अगर उसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो वो क्यों जो है उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन जो है सही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि मोनोपोलिस्ट इस तरह से अपनी सेल को एडजस्ट करता है कि दोनों ही मार्केट से मिलने वाली मार्जिनल रिवेन्यू उसकी मार्जिनल कॉस्ट की क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आपको डायग्राम देख के आंसर देना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी दिखे, डायग्राम भी दिखे। क्या कह रहा है कि 138 से लेकर 141 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायग्राम्स वाले हैं। फिगर ए जो है ये रहेगी आपकी, फिगर बी रहेगी ये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर ए जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। अब आप बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन के अंदर ये इंडस्ट्री की सिचुएशन है, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व, इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व, ये उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है और दोनों का इक्विलिब्रियम है। अब आपको ए डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये क्या दिखाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखा रहा है, कब, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको इसी डायग्राम को देख के और क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। मैं इसको छोटा छोटा कर देती हूँ। अब 139 क्वेश्चन को देखिए और बी डायग्राम बी को देखिए। डायग्राम बी ये रहा। अब ये क्या कह रहा है, फिगर बी क्या रिप्रेजेंट करती है। फिगर बी आपकी क्या दिखाती है, ये परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में किसकी सिचुएशन है, फर्म के इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, एक फर्म के इक्विलिब्रियम की, ये है इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है, ये है आपका फर्म का इक्विलिब्रियम। तो जो सेकंड जो फर्म बी है वो सेकंड फिगर आपकी फर्म के इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को क्या करती है, दिखाती है। अगर हम बात करें फिगर, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इन फिगर बी ए बी सी, बी ए बी सी। अब देखिए बी ए बी सी कहाँ है, तो बी ये रहा, ये क्या है, ये आपका एवरेज कॉस्ट है बी,
बी क्या है आपका एवरेज कॉस्ट, बी के बाद क्या है ए क्या है मार्जिनल कॉस्ट है, फिर क्या है सी क्या है प्राइस। बात समझ आई है? बी का मतलब एवरेज कॉस्ट, ए का मतलब मार्जिनल कॉस्ट, सी मतलब प्राइस। तो बी ए सी क्या है आपका एक तरह से ये क्या दिखाता है, तो बी ए बी सी ये आपका रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। और किसका, ये लॉन्ग रन में लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। क्योंकि मैंने क्या बोला था, बी आपका क्या था एवरेज कॉस्ट था, ए आपका क्या था मार्जिनल कॉस्ट था, बी आपका फिर क्या था एवरेज रिवेन्यू, एवरेज को दोनों बराबर होते हैं शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में, सी आपका क्या था मार्जिनल रिवेन्यू था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि दोनों ही फिगर ए और फिगर बी आपका क्या दिखाती है, फिगर ए और फिगर बी दोनों दिखाती है कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन के अंदर इंडस्ट्री और फर्म का इक्विलिब्रियम सिचुएशन जो है वो कैसी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए ये लॉन्ग रन के अंदर इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है, ये लॉन्ग रन के अंदर एक फर्म का इक्विलिब्रियम है, ये दोनों ही चीज़ों को दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में। तो इसीलिए हमने ऑप्शन बी को क्या किया है राइट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ना यहाँ पर क्वेश्चन के इसमें थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब प्राइस है इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट फॉर सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, तो इसको क्या बोला जाता है। अब आप देखिए परफेक्ट कंपटीशन में हमारी इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, प्राइस होता है किसके बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम लेवल सिचुएशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन के नाम से क्या मानते हैं जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड ईच ऑफ देम आर टू वेरी स्मॉल एंड अफेक्ट द कमोडिटी प्राइस। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन है, बहुत सारे बेचने वाले हैं, तो कोई भी बेचने वाला इतना बड़ा नहीं है कि मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बिल्कुल सही बोला गया है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इन परफेक्ट कंपटीशन जो प्रोडक्ट होता है सारी फर्म का वो आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है, तो ये भी सही है। लेकिन आपसे ये पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो ये दोनों तो सही है हमारे। और ऑप्शंस पढ़ते हैं, इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म कैन ईजिली एंटर कर सकती है और जा सकती है, ये भी बात सही है। परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्म का प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये गलत है, और यही आपसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईच ड्यूओपोलिस्ट एज्यूम दैट आइदर कीप देयर प्राइस कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट किसकी है कि ड्यूओपोलिस्ट है, दो ही बेचने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में हर कोई ये मानता है कि उसका कॉम्पिटिटर प्राइस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा, उसके प्राइस को कांस्टेंट रखेगा। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से एजवर्थ मॉडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, इक्विलिब्रियम कंडीशन बतानी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म की। एक फर्म है उसका प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होता है, पहला है सप्लाई और डिमांड जब बराबर हो तब, या एम आर ए सी बराबर हो, या एम आर और एम सी बराबर हो, लॉन्ग रन एम आर इक्वल होगा लॉन्ग रन ए सी के। अब आपको सबसे पहले पता है कि हम किसी भी मार्केट में जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को देखते हैं तो वहाँ पर जो सबसे पहली हमारी कंडीशन होती है कि मार्जिनल रिवेन्यू आपका बराबर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के, और मार्जिनल कॉस्ट का आपका कट करे मार्जिनल रिवेन्यू को डाउन नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई है कि मार्जिनल रिवेन्यू बराबर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ प्रोड्यूसर वुड रिस्पॉन्स टू डिफरेंट प्राइस। जो प्रोड्यूसर है उसको क्या करना है, मार्केट में डिफरेंट प्राइस है, मतलब अलग अलग किसी चीज़ की कीमतें, उसको रिस्पॉन्स करना है। और क्या कह रहा है कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास टाइम भी है, अप्रोप्रिएट टाइम है कि वो अपने कैपिटल स्टॉक को एडजस्ट कर सके। जब मुझे लॉन्ग रन में इतना टाइम मिलेगा कि मैं सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को एडजस्ट कर सकती हूँ, तो इसको मैं किसकी हेल्प से दिखाना चाहूँगी। तो ये मैंने क्या कहा, लॉन्ग रन का टाइम पीरियड है, लॉन्ग रन में आप सप्लाई को डिमांड को सप्लाई के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और मार्केट में डिफरेंट प्राइस भी हो। तो ये वाली जो सिचुएशन आपकी रहेगी ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आपका यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मतलब यहाँ पर एक प्रोड्यूसर कोई तो डिफरेंट प्राइस पर प्रोडक्ट, लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में फर्म
लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई का एक फर्म का इस तरह से होगा और वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में प्राइस है, उन पर डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई को जो है वो बेचने को तैयार है। और लॉन्ग रन के अंदर उसके पास टाइम भी है कि वो उसके पास वो कैपिटल स्टॉक भी है जिससे वो अपनी सप्लाई को क्या कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको डायग्राम भी बनाया और उसके पास टाइम भी है, वो सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है। और ये किसका डायग्राम होता है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन सप्लाई कब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से क्या जो है करेक्ट नहीं है। प्राइस जो है गुड्स का डिफरेंट यूज एंड डिफरेंट यूजर्स, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो प्राइजेज होते हैं मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के जो प्राइस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। ये बात भी सही है, आपके किसी कमोडिटी की क्या यूज़ है उसी हिसाब से उसके प्राइस डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइस ट्रेंड टू फोर्स प्रोड्यूसर इन लो कॉस्ट ऑपरेशन स्पेशली इन कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री, मतलब प्राइजेस ही हैं जो एक प्रोड्यूसर को क्या करने के लिए मजबूर करते हैं कि अपनी कॉस्ट को मिनिमम रखें या अपनी जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसको मिनिमम रखें, क्योंकि इंडस्ट्री क्या है, कॉम्पिटिटिव है। ये बात भी बिल्कुल सही है। मार्केट के अंदर जो कंपटीशन होता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मार्केट के अंदर जो कंपटीशन की सिचुएशन है वो क्या करती है, एक प्रोड्यूसर को फोर्स करती है कि वो अपनी जो कॉस्ट है, ऑपरेशन होता है कि काम करने की जो लागतें हैं उसको क्या रखे, कांस्टेंट मतलब कम रखे, लो रखे। तो यहाँ फर्स्ट में भी बात सही बोली गई है, सेकंड ऑप्शन में भी राइट सही बोली गई है। थर्ड ऑप्शन को पढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्राइस ट्रेंड टू फोर्स प्रोड्यूसर हाई कॉस्ट ऑपरेशन, कि अपने जो कॉस्ट है ना प्रोडक्शन की उसको हाई रखा जाए। थर्ड ऑप्शन में उल्टा बोल दिया कि प्राइजेज ही हैं जो एक कॉम्पिटिटिव फर्म को क्या कह रहे हैं कि अपने जो प्रोडक्शन की जो ऑपरेशन की जो कॉस्ट है उसको हाई रखा जाए। तो हाई कॉस्ट रखने से आपकी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड अकेला ही गिवन है आपके पास ऑप्शन कि कभी भी प्राइस ये फोर्स नहीं करते प्रोड्यूसर को कि हायर कॉस्ट ऑपरेशन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में रखा जाए। ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो आपके लिए भी दिक्कत है, आपके कंज्यूमर उस कमोडिटी को परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट नहीं है। बाकी प्राइस रिफ्लेक्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री को, ये तो बात सही है, पर प्राइस बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं प्रतियोगिता को। ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सारे ऑप्शन आपके यहाँ राइट है। 148 क्वेश्चन इसलिए हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मिटा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर समझ नहीं आएगा जब तक ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पर ना दिखे। और इसमें आप प्रिंट में थोड़ी सी जो है ये दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए हम 148 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 149 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन प्राइस के साथ किसके साथ है, ये इसको टिपिकली सप्लाई का बोलते हैं या गिवन का बोलते हैं, ऑर्डिनरी सप्लाई का या टिपिकली डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ये बॉक्स के अंदर जब प्राइस और क्वांटिटी को आप दिखा रहे हो और रिलेशन ऐसा बन रहा है कि इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स, तो इसको क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल ही तो बोलते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड और इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, प्राइस के साथ है, तो ये डिमांड के साथ ही जाएगा। तो डिमांड का आपके पास एक ही ऑप्शन गिवन है, तो इसीलिए टिपिकली डिमांड शेड्यूल यहाँ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ एक्स विच बी पुट ऑन द मार्केट एट सर्टेन प्राइस इन अ गिवन पीरियड मीन्स, मतलब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, वो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है द अमाउंट ऑफ एक्स विच विल बी पुट ऑन मार्केट, एक्स की कितनी मात्रा मार्केट में सर्टेन प्राइस पर देने के लिए तैयार हो। तो आपको क्या समझ आया, ये सप्लाई की बात कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ एक्स विल बी पुट ऑन अ मार्केट, मार्केट में डालना है आपको, मार्केट में बेचना है। मार्केट में कोई डिफरेंट डिफरेंट सर्टेन प्राइसेस हैं, उन सर्टेन प्राइस पर कितनी एक्स की क्वांटिटी मांगी जा रही है। तो यहाँ पर इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सप्लाई शेड्यूल ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल ही आपको ये बताएगा कि मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं, मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, उन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर कितनी सप्लाई जो है एक्स कमोडिटी की जा रही है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल प्राइस को हम किस नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल प्राइस वो प्राइस होता है जो कि लॉन्ग रन के अंदर मार्केट में प्रिवेल करता है, लॉन्ग रन में प्राइस जो होता है उसको नॉर्मल प्राइस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज
अ सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी, किसी चीज़ को बेचने वाला एक है और कोई उसका क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है मार्केट में, तो ये प्योर मोनोपोली है, एकाधिकारात्मक मोनोपोली जिसको हम बोलते हैं वही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। मोनोपोली जो होता है फॉर्म ऑफ अ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन मे बी द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मोनोपोली इसलिए बन गई क्योंकि मार्केट में इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे थे, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है। क्या मोनोपोली के होने का कारण यही है कि मार्केट में क्या चल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, बढ़ते प्रतिफल आपको मिल रहे हैं, इसलिए मोनोपोली है? गलत है। मोनोपोली का रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहे हैं इसलिए मोनोपोली है। मोनोपोली फॉर्म ऑफ अ मार्केट में बी रिजल्ट ऑफ द पेटेंट और गवर्नमेंट डिसीजन, कि पेटेंट वगैरह है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा जो आपका आंसर है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है कि मोनोपोली फॉर्म ऑफ अ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन में भी रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि मोनोपोली इस वजह से है कि आपके इंक्रीजिंग रिटर्न है इसीलिए, या मोनोपोली फॉर्म ऑफ अ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन में भी द रिजल्ट ऑफ पेटेंट और गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट और पेटेंट डिसीजन की वजह से आपको मोनोपोली पावर मिल रही है, ये सही है। मोनोपोली फॉर्म ऑफ अ मार्केट या ऑर्गेनाइजेशन में भी रिजल्ट कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो आप रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हो उस रॉ मटेरियल की सप्लाई पर कंट्रोल होता है मोनोपोलिस्ट का, तो इसीलिए तो वो प्रोडक्ट को बेचने वाला अकेला व्यक्ति होता है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन को देखिए, मोनोपोली फॉर्म ऑफ अ मार्केट में भी रिजल्ट कंट्रोल ओवर द डिमांड फॉर अ रॉ मटेरियल, और जो मोनोपोली होता है, मोनोपोली का जो मार्केट होती है उस मोनोपोली की वजह से उसका कंट्रोल होता है किस पे, जो डिमांड होती है ना, डिमांड किसकी, रॉ मटेरियल की। ये भी बात सही है, मोनोपोली अकेले ही किसी चीज़ को बनाकर बेचेगा, जो वो अकेले ही किसी चीज़ को बनाकर बेचता है तो उसकी वजह से डिमांड, रॉ मटेरियल की कितनी डिमांड करेगा ये उसी के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ राइट नहीं है, बाकी ये तीनों ही बातें सही बोली गई हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज रिवेन्यू कर्व शुड बी किंक। अब आपको पता है पॉल स्वीजी ने जो किंक डिमांड कर दिया था, इसमें किंक होता है, ऊपर का हिस्सा मोर इलास्टिक होता है, नीचे का हिस्सा आपका डिमांड कर्व का लेस इलास्टिक होता है, और पॉल स्वीजी के कोलिजी ओलिगोपोली मॉडल के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि टोटल रिवेन्यू ये है आपका और टोटल कॉस्ट हो गई है आपकी, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारा ऐसा होता है। अब टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट, जब टोटल रिवेन्यू जो होती है ज़्यादा हो टोटल कॉस्ट से, तो ये किस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करेंगे, ये आपके प्रॉफिट के आउटपुट को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ से क्या बनाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट कब बनाते हैं, ये मैंने बना दिया नीचे, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज आउटपुट कब है, जो हमने टीआर और टीसी की हेल्प से बनाया है। तो ये जो जब आपका टीआर ज़्यादा हो टीसी से, ये वाला पोर्शन है जिसमें मेरा टोटल रिवेन्यू ज़्यादा है, किससे, टोटल कॉस्ट से, और यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर है, आप चाहते हो कि हम उसको सॉल्व करें, तो आप मेरी ईमेल आईडी economicsbydd@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।